नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट फ्यूचरिस्टिक अनमेन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। आज से लगभग 6 महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा एक और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जो कि टेक्निकली एक अनमेन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला था और उसको तब फ्यूचरिस्टिक अनमेन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि FUFA का नाम दिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट को अभी डेवलप करने के लिए इसकी एयर इंटेक्स और नोजल सेक्शन को डिजाइन करना शुरू किया जा रहा है और इसमें DRDO की तरफ से अभी अपनी एकेडमिक पार्टनर यानी कि IIT कानपुर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के फ्यूचरिस्टिक अनमेन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नोजल सेक्शन और एयर इंटेक सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं और उनको मदद करने वाले हैं। पिछले साल AD की तरफ से भी एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें बताया गया था कि हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और इसके लिए एक विंड टनल मॉडल को भी सप्लाई करने के लिए उस टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसे आगे चल के IIT कानपुर की नेशनल विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट करने की बात की गई थी। अभी जो टेंडर फ्लोट किया गया है इसे मेनली इसकी बेसिक डिजाइन को लेके डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें इसकी फॉर्मल RCS इन्फ्रारेड सिग्नेचर जैसे पैरामीटर को मिनिमाइज करके एक प्रॉपर डिजाइन को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो भी वेंडर की डिजाइन को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा उनको आगे चल के IIT कानपुर और AD और DRDO के साथ मिलकर इसको डेवलप करना पड़ेगा। वैसे ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की साइज का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12 से 13 टन के बीच ही होने वाली है और इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट नहीं बल्कि इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन वाले कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने की बात की गई है। अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई प्रॉपर डिजाइन को AD की तरफ से या HAL की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के दौरान आपको जितने भी इमेज दिखाए गए वो सभी के सभी बस रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाए गए हैं। अगला अपडेट रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर। रिसेंटली DRDO की तरफ से फ्लोट किए गए कुछ टेंडर में रुद्रम 3 मिसाइल की कुछ बेसिक डिजाइन के बारे में पता चला है। अब रुद्रम 1 की बात करें तो उसके बाद रुद्रम 2 और रुद्रम 2A को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक होने वाली है। इसी बीच 2017 में इसी सीरीज की एक और मिसाइल को भी डेवलप करने के लिए प्लान किया गया था और एक प्रपोजल को पास किया गया था जिसका नाम रुद्रम 3 मिसाइल होने वाला था और इसके लिए तब इनिशियली 485 करोड़ सैंक्शन किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से रुद्रम 3 की ट्रायल को 2022 के अंदर ही शुरू करने का प्लान किया गया, लेकिन फिलहाल इसकी डेवलपमेंट कहां पर पहुंची ये बताया नहीं गया है, पर शेड्यूल के मुताबिक इसी साल के अंदर ही रुद्रम 3 मिसाइल की पहली डेवलपमेंटल ट्रायल को करने का प्लान किया गया था। अब रुद्रम 3 के साथ साथ इस सीरीज में यानी कि रुद्रम सीरीज में टोटली 4 मिसाइल हमारे पास होने वाले हैं। पहला रुद्रम 1 है जिसका रेंज 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होने वाली है और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन बाकी वेरिएंट की बात करें तो ज्यादातर एयर टू सरफेस वेरिएंट होने वाले हैं और उस कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड किया जा रहा है। जिसमें रुद्रम 3 की बात करें तो इसको एक एयर टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है, जो कि अपनी टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड को भी हासिल कर सकता है। इसकी बाकी 2 वर्जन यानी कि रुद्रम 2 और 2A की बात करें तो फिलहाल के लिए इनको लेके कोई भी क्लियर आइडिया नहीं कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाले या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाले हैं, लेकिन इन सभी को आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की सभी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया और अभी रुद्रम 1 को सिर्फ SU-30 में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के हमारे सभी इंडिजिनस फाइटर जेट्स में इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है और आगे चल के तेजस MK-1A से लेके MK तक सभी में स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर आने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से। पिछले 2 महीनों के अंदर रशिया और भारत के रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होने लगा है, क्योंकि जब एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया भर के देश रशिया के खिलाफ हो गए या फिर US सैंक्शन या यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन के डर से रशिया के साथ अपनी रिलेशन को सस्पेंड करते जा रहे हैं, तभी भारत अकेला ऐसा देश है जो कि आज भी रशिया का साथ दे रहा है। और अभी एक दिन पहले ही रशिया की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी भारत के साथ साइंटिफिक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से रशिया के साथ अपनी सभी साइंटिफिक रिलेशंस को बंद करने का फैसला किया गया है और इसी वजह से रशिया चाइना पर नाराज होने के साथ साथ इसमें भारत को काफी प्रशंसा भी किया जा रहा है कि साउथ एशिया में अगर रशिया का कोई मित्र राष्ट्र है तो वो भारत है। और आज इसको लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है जिसमें खुद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लाव्रोव ने बताया है कि
भारत जो भी डिफेंस इक्विपमेंट अभी रशिया से चाहेगा उसको रशिया भारत को सप्लाई करने के लिए थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटने वाला है। और रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से प्रशंसा किया गया था और आगे चल के जरूरत पड़ने पर भारत को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए रशिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। इसके साथ रशिया अभी भारत और चाइना के बीच भी चल रही तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से जल्दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव को कम करने के लिए चाइना और भारत को दोनों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। साथ ही एक अलायंस को भी यहाँ पे फॉर्म करने की रशिया कोशिश कर रहा है, जो कि एक तरीके से एक ट्राइलेटरल अलायंस हो सकता है, जिसमें रशिया, चाइना और भारत को शामिल करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। वैसे ये प्रपोजल 1996 में ही दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन अभी रशिया पर नाटो और यूएस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से शायद रशिया अभी अपने एक अलायंस को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना और भारत को रशिया अपने साइड में लेना चाहता है। लेकिन फिलहाल के लिए चाइना और भारत के रिलेशन जैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी चाइना के साथ कोई अलायंस को फॉर्म करना चाहेगा। फिलहाल के लिए जो भी हो जाए, लेकिन आगे चल के भारत और रशिया के रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से कल ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था और ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जिसमें टारगेट के तौर पर एक डीकमीशन नेवल वेसल को रखा गया था। अब कल तक इसकी कोई खास इमेज सामने नहीं आया था, लेकिन बताया गया था कि टारगेट को मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इसी बीच आज एक खबर सामने आई है जिसको नेवी की तरफ से दिया जा रहा है और नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक आज एक बार फिर से नेवी की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल का एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया और इस बार जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था वो ब्रह्मोस मिसाइल का एंटीशिप वेरिएंट था, जिसे आईएनएस दिल्ली से फायर किया गया था। दरअसल आईएनएस दिल्ली की बात करें तो पहले ये ब्रह्मोस मिसाइल को फायर नहीं कर सकता था और आपने देखा होगा पहले जब भी ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाता था तो इसको या तो आईएनएस कोलकाता से या आईएनएस चेन्नई जैसे वेसल से फायर किया जाता है, क्योंकि इनिशियली आईएनएस दिल्ली से KH-35E जैसे मिसाइल को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी लॉन्चर सेक्शन भी वर्तमान के मॉड्यूलर डिजाइन के लॉन्चर्स के मुकाबले थोड़े अलग थे, जिस वजह से वो ब्रह्मोस मिसाइल को फायर नहीं कर सकते थे। फिर 2020 में आईएनएस दिल्ली की मिड लाइफ रिफिट को करना शुरू किया गया था, जिसमें इसमें मॉड्यूलर लॉन्चर्स को लगाने का फैसला किया गया था, जिसे आगे चल के हम इससे ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। इसके अलावा आईएनएस दिल्ली की सेथल 1 एयर डिफेंस सिस्टम को 9K90 उरागन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था। इसकी फ्रिगेट MI रडार को भी फ्रिगेट M2 EM रडार से रिप्लेस कर दिया गया था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कवच मार्क 2 सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें कवच डिकॉय सिस्टम भी शामिल है और अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक अटकास टोड RS सोनार को भी इंस्टॉल करने की बात की गई है और ये सभी अपग्रेड अभी आईएनएस दिल्ली क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर में होने वाली है। अभी रिफिट के बाद 2022 के अप्रैल में इसको वापस नेवी में शामिल किया गया था और इसी के चलते नए मॉडल लॉन्चर्स को टेस्ट करने के लिए अभी इससे ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया। और सबसे बड़ी बात तो है कि कल की गई टेस्ट की कुछ इमेज अभी सामने आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंगल ब्रह्मोस मिसाइल हिट करने के बाद शिप को कितना डैमेज हो सकता है। लिटरली शिप के एक तरफ घुस के दूसरी तरफ से मिसाइल निकल गई है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो डैमेज हुआ इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर कोई भी वॉरेट मौजूद नहीं था, यानी कि बस एक खाली ब्रह्मोस मिसाइल हिट करने से अगर इतना डैमेज हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई एक्टिव वॉरेट मौजूद होता तो कितना डैमेज हो सकता था। अगला अपडेट सबमरीन को लेके, और अभी हम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी नेवी के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन को बनाया जा रहा है और अभी इंडियन नेवी को इसी स्टैंडर्ड की 4 सबमरीन पहले से डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी बचे 2 सबमरीन में से 5th वेसल की सी ट्रायल चल रही है और बाकी बची आखिरी वेसल को आज लॉन्च किया गया। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी के द्वारा कलवरी क्लास की आखिरी सबमरीन यानी कि आईएनएस वगसीर को मझगांव डॉक लिमिटेड में लॉन्च किया गया और इसे अभी पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड को कम से कम 1 साल तक का वक्त लगने वाला है, जिसमें इसकी इंटेंसिव टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद इसको नेवी को हैंडओवर किया जाएगा। बताया गया कि इस आखिरी सबमरीन में अभी इसकी बाकी सभी सिस्टर वेसल्स के मुकाबले कुछ मॉडर्न सिस्टम को इंस्टॉल करने के फैसले किए गए। इसके साथ ही अभी स्कॉर्पियन क्लास की सभी सबमरीन की ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से 2023 के बाद इन्हीं सबमरीन्स की मेजर रिफिट को भी करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कलवरी क्लास की सबमरीन्स में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करना शुरू किया जाएगा और एक एक करके सभी 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में AIP सिस्टम को ऐड किया जाएगा, जिसको अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। साथ ही मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से
आगे चल के प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी बनने वाले सबमरीन को बनाया जाने वाला है, जो कि जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। और इसमें मझगांव डॉक लिमिटेड और एल&टी के बीच शायद सबमरीन की डील को स्प्लिट किया जाने वाला है, यानी कि इस बार की तरह सभी 6 के 6 सबमरीन जो है वो मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि कुछ को एल&टी को बनाने के लिए दिया जाएगा, जबकि कुछ को मझगांव डॉक लिमिटेड को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया जाएगा। और पहले से ही मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए अपने डॉकयार्ड में लगभग 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है, और अभी एक ही बार में यहाँ पर 11 सबमरीन को बनाया जा सकता है या फिर रिपेयर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।